हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 1 जून और 1 जून 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं, एक नए महीने का आगाज करते हैं। बहुत ही अच्छा सा महीना है 1 जून 2022 के हरियाणा करंट अफेयर आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर लेक्चर को। और इसके अलावा दोस्तों आप लोग जो है मेरा टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन है उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, आज 1 जून है तो 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि विश्व दूध दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा सर, विश्व दूध दिवस मनाता कौन है या इसे मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो इसे मनाने की शुरुआत हुई थी 1 जून 2001 को इसकी शुरुआत हुई थी। यूनाइटेड नेशन जो है ना इसे सेलिब्रेट कर रहा है। अच्छा सर, फिर वर्ल्ड मिल्क डे तो है, वर्ल्ड मिल्क डे तो आपने बता दिया, विश्व दूध दिवस, क्या ऐसा कोई राष्ट्रीय दूध दिवस भी होता है क्या? हाँ होता है ना। कब होता है सर? वो होता है 26 नवंबर को होता है। पहली बार 26 नवंबर 2014 से जो है ना उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की वजह से ही। और सर ये विश्व दूध दिवस जो मनाया जाता है या ये राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है, बस इसका मतलब क्या होता है? भाई देखो, इसका मतलब होता है दूध और डेयरी प्रोडक्ट को बढ़ावा देना, इनकी वैल्यूनेस है, इनके बारे में बताना, ठीक है ना। मिल्क डे के ऊपर बस यही है कि अवेयरनेस लोगों को थोड़ा सा बताना कि डेयरी प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है हमारी ज़िंदगी के अंदर। इसके लिए रैली वगैरह भी निकाली जाती है, जैसे इस बार 29 से 31 मई को रैली भी निकाली गई थी। इस बार का थीम भी कुछ इस प्रकार का ही है कि डेयरी नेट जीरो इस बार 2022 का थीम भी रखा है, जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से या क्लाइमेट चेंज जो क्राइसिस हो रहे हैं उसमें डेयरी इंडस्ट्री पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, या ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ रही है उससे हमारी डेयरी इंडस्ट्री पे जो क्या इफेक्ट पड़ रहा है उनको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। तो इसी पे ही इस बार जो है ना फोकस करके ये डेयरी या यूँ कहिएगा वर्ल्ड मिल्क डे जो है ना वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आप लोगों को ये बात जो है ना वो याद रखनी है। अच्छा, आज का पहला सवाल पढ़ाऊं उससे पहले जो कल सवाल पढ़ाया था वो आपको बता देता हूं कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो है ना ये हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये इसी साल मतलब ये जो पिछला महीना बीता था 22 मई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। सर ये बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है, आप थोड़ा बताएंगे? हाँ बताते हैं। देखो, एक तो आपका ऐसा एरिया ले लेते हैं हम लोग जिसके ऊपर जीवन होता है। जीवन होता है इसका मतलब मान लेते हैं कि आप लोग जमीन वाला एरिया ले लेते हैं जिसको आप लिथोस्फीयर कहते हैं, या आप लोग जो है ना जिसको लैंड एरिया कहते हैं, जमीन कह सकते हो। एक ऐसा एरिया ले लीजिएगा जिसमें पानी होता है जिसको आप लोग हाइड्रोस्फीयर का नाम से जानते हो, जलमंडल। एक ऐसा एरिया ले लीजिएगा जिसके अंदर वायु होती है यानी कि एटमॉस्फेयर, यानी कि लिथोस्फीयर ले लिया, हाइड्रोस्फीयर ले लिया और एटमॉस्फेयर ले लिया। और जहां पे ये तीनों कट हो रहे हैं, ये जो इलाका मिल रहा है इस इलाके को ही आप लोग बायोस्फीयर के नाम से जानते हो। यही जैव विविधता वाला इलाका है, क्योंकि यहाँ पे ही जो है ना बहुत सारी प्रकृति का विकास होता है, बहुत सारे जीवों का विकास होता है। हम और आप भी यहीं पे ही रह पा रहे हैं। और इस जगह का वैल्यू, इस जगह को हमेशा बनाए रखना प्रॉपर बैलेंस के साथ, ना ही तो पानी ज़्यादा होना चाहिए, ना ही हवा ज़्यादा है, ना ही यहाँ पे ज़मीन ज़्यादा, इन तीनों का प्रॉपर बैलेंस हो पाए, इसी के लिए, इसी के उद्देश्य के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट वही कम करना या क्लाइमेट चेंज पे थोड़ा फोकस करना, इसी के लिए 22 मई को जो है ना हर साल ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से जो है ना अच्छे से याद रखना है। हाँ, एक बात आप ये जरूर याद रखिएगा कि क्लाइमेट के लिए एक कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना था? न्यूजीलैंड बना था। ये पॉइंट भी आपको याद रहना चाहिए। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं जो आज का हमारा ओरिजिनल हरियाणा का करंट अफेयर है कि केंद्र सरकार ने 31 मई 2022 तक सभी राज्यों को 86,912 करोड़ की संपूर्ण जीएसटी मुआवजे को मंजूरी दी है, जिसमें से हरियाणा को कितनी राशि दी गई है? बहुत ही अच्छा सा सवाल है, वैल्यूएबल क्वेश्चन है। अगेन ये हरियाणा करंट अफेयर तो है ही है, नेशनल करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो बच्चा हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम देने जा रहा है उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस सवाल का सही आंसर रहेगा 1325 करोड़ रुपए, यानी कि सवाल
सवाल का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है ना अभी रिसेंटली जीएसटी कंपनसेशन अमाउंट जो है ना वो 86,912 करोड़ जो है ना वो सारे स्टेट्स के लिए 31 मई 2022 को जो है ना वो जारी की है। और इसी अमाउंट के अंदर आप देख लीजिएगा ये भारत के मेन राज्य सही कहिएगा जिनके लिए जारी किए गए हैं, लाइक आंध्र प्रदेश के लिए है, आसाम है, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात। इसमें से 7th पोजीशन पे आपको हरियाणा दिख रहा है 1325 करोड़ के साथ में, ठीक है ना। जैसे ज़्यादा की बात करते हो तो महाराष्ट्र में 14,145 करोड़ के आसपास है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में भी ज़्यादा 3199 है, गुजरात में भी 3364 है, मध्य प्रदेश में 3120 है, ठीक है ना। तमिलनाडु में 9602 है, यूपी में 8874 है। ये ज़्यादा में आते हैं आपके। हमारा हरियाणा राज्य उतना बड़ा भी नहीं है, ठीक है ना। कम की बात की जाए जैसे छुटकू सा असम लगाइएगा, हिमाचल प्रदेश लगाइएगा, ठीक है ना। राजस्थान भी है, पंजाब भी बहुत ज़्यादा, खैर पंजाब में हमसे ज़्यादा कंपनसेशन जा रहा है 5890। अच्छा, एक बात आपको बताता हूँ कि इंडिया को जीएसटी कलेक्शन से सबसे ज़्यादा कमाई होती है। अभी रिसेंट की बात करता हूँ मैं, तो पहले क्या होता था, आपका कमाई भारत को इनकम टैक्स से या कस्टम ड्यूटी टैक्स से होती थी, लेकिन जो इस बार का बजट आया था उसमें पता लगा हमें कि हमारी जो कमाई है ज़्यादा वो जीएसटी से हो रही है। नियर अबाउट 16% के आसपास कमाई जो ना जीएसटी से है। हालांकि इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी टैक्स जहाँ से मिल रहा है वहाँ से फिर लगभग 15% के आसपास कमाई है। ज़्यादा सबसे ज़्यादा कमाई तो हमारी कमाई तो क्या है कि हमें कर्जा लेना पड़ता है, बोरोइंग से है, तकरीबन 35% हमारी बोरोइंग है। सो ये याद रखना। और अब तक जीएसटी के इतिहास में सबसे ज़्यादा एक मंथ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो जनवरी महीने का हुआ है, ठीक है ना। जनवरी 2022 का कलेक्शन हुआ है, तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है ना, हुआ है। सो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। आइए दूसरा सवाल हम पढ़ते हैं। और हाँ, एक बात मुझे और याद आ रही है कि जीएसटी लागू कब हुआ था। तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2017। उस टाइम पे हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 12 बजे जो है ना इसको लॉन्च किया था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन इसको जब लागू किया था तब ये कहा गया था गुड्स एंड सिंपल टैक्स। सभी टैक्स को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स बना दिया गया था ये। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी रोज मुझे वक्त रहा तो मैं आप लोगों को पूरा जीएसटी जरूर समझाऊंगा, ठीक है ना, कि कंप्लीट जीएसटी क्या होता है, टैक्स सिस्टम समझाऊंगा कि एक्चुअली टैक्स सिस्टम क्या है पूरा आपका। अगला सवाल है कि शिक्षकों को डिजिटल स्किल डेवलपमेंट के लिए हरियाणा में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो शिक्षकों की जो स्किल डेवलपमेंट है इसके लिए हरियाणा में एक योजना स्टार्ट की गई है। इस योजना का नाम है निपुण हरियाणा मिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। सर, निपुण हरियाणा मिशन का मतलब क्या होगा? अब देखिएगा, हम टीचर हैं, हम पढ़ाते हैं आपको, सही है, आप बच्चे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम टीचर्स को भी अपडेट करना, हमें भी पता लगाना। मान लेते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ और बहुत लंबे टाइम से एक ही चीज़ को रेगुलरली पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो नए तरीके के बच्चों को या आजकल के आधुनिक बच्चे के जो है ना बात समझ में ना आए। हो सकता है मैं पिछले 5 सालों से पढ़ा, मान लेते हैं कि मैं कह देता हूं कि मेरा 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मेरा जो 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस था उन 7 सालों में हो सकता है जो लोग थे उनका एज का बहुत डिफरेंस था। आज जो एज आ रही है, जनरेशन आ रही है, उनका एज का बहुत डिफरेंस है, पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, बात बताने का, समझाने का, एग्जाम्पल का, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इस टाइप से चीज़ें जिनमें जो है ना एक एडुकेटर को एडुकेट किया जाए, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए निपुण हरियाणा मिशन हरियाणा में लॉन्च किया गया है। बस इसका काम है कि निपुण हरियाणा मिशन के तहत शिक्षकों को जो है ना ट्रेनिंग दी जाएगी, समझिएगा। और बहुत सारी एजुकेशन में बदलाव हुए हैं हरियाणा में, जैसे कि सर जी नई शिक्षा जो नीति है हमारी 2025 तक लागू हो जाएगी। पूरे भारत में हरियाणा पहला राज्य बनने की कोशिश कर रहा है। नीति आयोग ने हालांकि कहा था, या हमारे शिक्षा मंत्रालय ने कहा था कि 2030 तक लागू करना है भारत के सभी राज्यों को, लेकिन हरियाणा 2025 तक लागू कर देगा। और इसी के तहत रिसेंटली एक ई अधिगम योजना के बारे में मैंने पढ़ाया होगा, जिसमें बच्चों को 5 लाख टैब जो है ना फ्री गिफ्ट किए गए हैं। एजुकेशन सेक्टर के लिए 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सरकारी स्कूलों में लाखों छात्रों को टैबलेट दी, ये तो मैंने बताया है, अभी 5 लाख बच्चे हैं। स्कूलों को जो है ना स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक डेस्क जो है ना, जैसे मान लेते हैं कि बच्चों के जो बेंच है उसी पे टैब होगी, सामने डिजिटल बोर्ड होगा, तो ऐसा करने के लिए हरियाणा राज्य अग्रसर है। शिक्षक स्थानांतरण नीति से प्राध्यापक और अध्यापकों के ट्रांसफर में आई पारदर्शिता। पहले ये होता था कि ट्रांसफर धांधलीबाजी से होते थे, अब थोड़ा क्या है कि ऑनलाइन तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं और बड़ी वैल्यूबल तरीके से किसी को पता होता
होता है किसी की बिना सिफारिश के ही, ये बड़ा ही एक रिलायबल सा तरीका हो गया समझिएगा। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट में हरियाणा का शानदार जो ना प्रदर्शन रहा। मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया था कि ये जो आपका राष्ट्रीय उपलब्धि यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे रहा था, उसमें हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया, दिल्ली से भी बढ़ के काम किया, बल्कि पंजाब जो है ना हालांकि इसमें थोड़ा आगे, लेकिन फिर भी हरियाणा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा इसमें। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, फर्नीचर या उसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान, पानी, शौचालय, ये बहुत अच्छे होते जा रहे हैं हरियाणा में। सुपर 100 कार्यक्रम है, इसके तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों में इंजीनियरिंग और डॉक्टर की जो फ्री कोचिंग है, नीट जेई की कोचिंग फ्री दी जाएगी। निपुण हरियाणा वाला मैंने आपको वैसे भी बता दिया। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, समझ में आपको आया होगा। जब जब सवाल समझ में आए तुरंत आप वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। हाल ही में मुख्यमंत्री ने 116 करोड़ की लागत से निर्मित 4 अत्याधुनिक खेल सुविधाओं का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो ये किया है इन्होंने पंचकुला के अंदर किया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पंचकुला के अंदर तकरीबन 6 करोड़ के नगद पुरस्कार बांटे गए। अभी आपको शायद याद होगा कि थोड़े दिन पहले ही जो है ना डेफ ओलंपिक्स जो हुए थे आपके, उन एथलीट्स को लगभग 6 करोड़ के नगद पुरस्कार जो है ना बांटे गए हैं पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ब्राजील के अंदर हुए थे ये ओलंपिक, आपको शायद याद होगा, इसमें गूंगा पहलवान सम्मान जीत के आए थे, ठीक है। अच्छा, इसी के अलावा जो है ना पंचकुला के अंदर ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 116 करोड़ की लागत से बहुत सारी प्रतियोगिता, जैसे 4 अत्याधुनिक खेल सुविधा है, उनका उद्घाटन किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने, ठीक है। और जिनमें से बात करते हैं तो लगभग 50 करोड़ की लागत से जो ना वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र बनेगा। लगभग 50 करोड़ की लागत से ही जो है ना हॉल नंबर 2, 3 और 10 जो है ना हॉल नंबर 2 और 3 है ना, उनको निर्माण किया जाएगा। 10 करोड़ की लागत से लगभग हॉकी एस्ट्रोटर्फ बनेगा। 6 करोड़ की लागत से लगभग जो है ना वो एथलीट्स ट्रैक जो है वो बनाया जाएगा। तो ये 4 परियोजना है, उनका अभी रिसेंटली लॉन्चिंग किया गया है, तो ये याद करना है आपको, ठीक है। इसमें अवार्ड किस किस को दिए गए? रोहित भाकर को, महेश को, दीक्षा डागर को, सुमित दहिया को बैडमिंटन और गोल्फ और कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने के लिए 1.20 करोड़ जो है ना बांटे गए हैं इनको, ठीक है। और मैं बात करता हूं अगर पंचकुला की, तो पंचकुला का नदियों का शहर कहलाता है, नैनो सिटी कहलाता है, ड्राई सिटी कहलाता है, 5 कूप, पेरिस ऑफ हरियाणा। वैसे तो हरियाणा का है करनाल जिला, एक दिन एक बच्चा डाउट पूछ भी रहा था सर करनाल है पेरिस ऑफ हरियाणा, तो लेकिन इस बात का मतलब ये है कि भजन लाल जी ने पंचकुला को पेरिस ऑफ हरियाणा या हरियाणा का पेरिस बनाने का सपना देखा था, इस करके ये बात लिखी हुई है। तो भजन लाल ने सपना पंचकुला का देखा था, आज बोलते आप करनाल को भी है। चंडी मंदिर कंटोनमेंट एरिया यहाँ पे है, जहाँ पे भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान का हेडक्वार्टर है। पंचकुला के पर्यटन स्थलों में मोरनी है, यादवेंद्र गार्डन है, रेड बिशप है। पंचकुला के किलों में रामगढ़ का किला है, रानीपुर का किला है। पंचकुला के वन्य जीव अभ्यारण्य में वीर शिकारगढ़ है, खोल ही रेतान है। वीर शिकारगढ़ की स्थापना हुई थी 1975 के अंदर। अगला सवाल जो हमारा नेशनल और हरियाणा दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया 2022 का, इसमें थीम क्या था? इसका थीम था पर्यावरण की रक्षा करें। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का हमारा ठीक रहेगा, पर्यावरण की रक्षा करें। और क्या दुनिया की बात करते हैं तो सिगरेट उत्पादन के लिए काटे गए पेड़ों की संख्या लगभग 60 करोड़ है। सिगरेट उत्पादन और प्रयोग के लिए लगभग 8.40 करोड़ टन जो है ना वो सिगरेट उत्सर्जन करती है कार्बन डाइऑक्साइड का। सिगरेट बनाने पर 2200 करोड़ जो है ना लीटर पानी का भी खर्च होता है। तो अगर ये सब कुछ जो है ना रोक दिया जाए तो पर्यावरण की अपने आप ही रक्षा हो जाएगी। इस बार का इसलिए थीम रखा गया ये। अब तंबाकू जानलेवा है, इसका कारण तो यही है, फायदे क्या है कि दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, खांसी थकान जो है ना वो कम होगी, थकान तो होगी ही नहीं, कहिएगा हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाएगा, मुंह में छाले, जो एलिमेंट्री कैनाल है या गर्भाशय है, इन सभी में कैंसर का खतरा किसी में ही नहीं होगा। तो ध्यान रहे, लड़कियों सुन रही हो, आपको तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट अभी से बंद करना है, ठीक है बेटा। लड़कों को तो खैर पता ही नहीं है ना बीड़ी सिगरेट क्या होती है, लड़कियों को खैर पता होगा। तो बेटा अभी से जो तुम बीड़ी पीती हो या जो तुम सिगरेट पीती हो तो बेटा अभी के अभी बंद कर देना, ठीक है बच्चा। चलो जी, जिंदगी चुनिए, तंबाकू नहीं चुनना बेटा आपको, हाँ।
चलो अगला सवाल हमारा क्या रहेगा, और ये न्यूज़ में तो क्यों रहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे सेलिब्रेट करता है, याद रखिएगा 1988 से ही जो है ना इसे कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है ना। और थीम, और इस बार के लिए एक बात और है, भारत के सभी राज्यों को एक अवार्ड दिया जाता है अलग से, मतलब हर एक राज्य को सिलेक्ट किया जाता है जो टबैको को कम करने की कोशिश करता है। इस बार का ये अवार्ड दिया जा रहा है झारखंड फॉर द वर्ल्ड नो टोबैको डे 2022 का अवार्ड झारखंड राज्य को मिल रहा है। तो ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 16 जून 2021 को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की थी। इसमें अब तक कितने बच्चे जो है ना उनको टैग किया गया, तो अब तक जो है ना टोटल 93 बच्चे। आपको शायद याद होगा पिछले साल की बात है जिसमें कोरोना के कारण माँ और बाप दोनों का देहांत हो गया था, बच्चा अनाथ हो गया था। तो ऐसे बच्चों के लिए जो है ना मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई थी हरियाणा के अंदर। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो है ना वो शुरू हुई थी पिछले साल हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। और 16 जून 2021 को शुरू हुई थी और अब तक इसमें 93 बच्चे जो है ना उसमें टैग किए गए, मतलब 93 ऐसे बच्चे थे जिनके माँ बाप दोनों ही चले गए। और इसके लिए अब पहले से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को हर साल 20,000 रुपये और तकनीकी शिक्षा के लिए 50,000 रुपये जो है ना वो स्कॉलरशिप दी जाएगी। सारे के सारे बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का वार्षिक इलाज है वो फ्री दिया जाएगा। और 18 साल तक होने पर 10 लाख रुपए जो है ना इनकी राशि है इनके खाते में जमा होगी, 2,500 रुपये करके ऐसे कुछ करके। और 23 साल होने पर ये बच्चा जो है ना ब्याज समेत जो है ना ये राशि ले सकेगा, इस पूरे पैसे का इस्तेमाल भी कर सकेगा। तो बड़ा ज़रूरी है ये। और जो IIT या IIM की पढ़ाई करने जाएगा उसको 2.5 लाख रुपए तक की भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। और ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय है या आपका जो सेंट्रल आपके जो जितने भी आपके स्कूल हैं, नवोदय विद्यालय है, पॉलिटेक्निक्स है, इनमें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा बिना किसी एंट्रेंस के इनको। किस जिले के गांव बाडोपट्टी में राष्ट्रीय आपदा जो मोचन है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF बटालियन का कार्यालय खोला जाएगा। तो NDRF का बटालियन का कार्यालय जो है ना वो खोला जाएगा हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का ठीक रहेगा। हिसार के गांव बाडोपट्टी में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF बटालियन का कार्यालय खोला जाएगा। यह हरियाणा का पहला NDRF केंद्र जो है होने वाला है। इसके लिए पंचायत की जमीन है उसको टैग कर लिया गया है, जमीन ट्रांसफर की कार्रवाई जो है ना वो शुरू कर दी गई है, ठीक है। NDRF का कार्यालय बनने से हिसार ही नहीं आसपास के जिलों को भी जो है ना लाभ मिलेगा। यदि कोई भी आपदा आती है, जैसे थोड़ा टाइम पहले साडवा गांव में आपने देखा होगा कुएं के अंदर जो है ना धंस गए थे, कुआं के अंदर कुछ काम कर रहे थे और वो वहीं उसी के अंदर ही रह गए थे। तो ऐसी आपदा से बचने के लिए अब कोई आपदा आती है तो गाजियाबाद से हिसार तक टीम आने में टाइम लगता है, तो अब हिसार में ही रहा तो और अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है एक इंपॉर्टेंट सी बात, ठीक है ना। तो और इसको गाजियाबाद वाली को बठिंडा या हिसार वाली को बठिंडा तक भी कनेक्ट किया जाएगा। तो हिसार में क्यों बन रहा है आप ये भी सोचेंगे सर और जिले में क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो यहाँ तक पहुँचना आना जाना थोड़ा आसान हो जाएगा इसी वजह से ही। तो ये जानकारी दी है हरियाणा की हिसार की DC प्रियंका सोनी ने, ठीक है ना। यहाँ केंद्र बनने से हिसार और आसपास के जिलों में लाभ मिलेगा और कोई भी आपदा आती है तो उसमें जल्द मदद पहुँचाई जाएगी। हिसार के पुराने नामों में इसूयार है। इसूयार कहा जाता था अष्टाधाई के अंदर। हिसार है फिरोजा, स्टील सिटी, इस्पात नगरी, मैग्नेट सिटी, ठीक है। हिसार में भेड़ प्रजनन केंद्र 1985 में बना, भैंस प्रजनन केंद्र, अशव प्रजनन केंद्र, सूअर प्रजनन केंद्र, ये सारे हिसार के अंदर है। किसान मेला, गोगा नवमी का मेला, अगरसेन जयंती, शिवजी का मेला ये हिसार में लगता है। अच्छा, जैन मंदिर, बिश्नोई मंदिर, देवी भवन मंदिर ये हिसार में पड़ता है, ठीक है ना। महावीर स्टेडियम हिसार में है। चीनी उद्योग है, ऊन उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, लोर स्टील उद्योग है, पाइप उद्योग है, ये भी हिसार में ही है। एक नागौरी गेट के पास गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा है और एक सेंट थॉमस चर्च भी है हिसार में, कैंप चौक के पास है ये चर्च, ठीक है। अगला सवाल है कि हरियाणा पुलिस द्वारा छेड़छाड़ मुक्त आपराधिक जांच सुनिश्चित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर को अपनाया गया है। तो इस सॉफ्टवेयर को अपनाया गया, इसका नाम है ट्रैकिया सॉफ्टवेयर। ट्रैकिया सॉफ्टवेयर को अपनाया गया हरियाणा पुलिस के लिए छेड़छाड़ मुक्त आपराधिक जांच करने के लिए। तो ये एक बार कोडिंग सॉफ्टवेयर है ट्रैकिया और एक फॉरेंसिक्स टाइप के जो है ना आपका प्रोजेक्ट है ये। तो आपराधिक जांच के लिए सारी की सारी जानकारियां जुटा लेने के लिए ये वाला जो है ना ट्रैकिया सॉफ्टवेयर अपनाया गया है, ये याद करना आप लोग। तो एक फोरेंसिक साक्ष्य प्रबंधन प्रणाली है जो फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा आपराधिक घटनास्थल से महत्वपूर्ण सैंपल इकट्ठे करके वहां उस आपराधिक जांच जो है ना वो की जा सकेगी। तो ये मतलब अपराध को कम करने के लिए एक अनूठी बार कोडिंग की प्रक्रिया है, उसे हरियाणा पुलिस ने स्टार्ट किया। हरियाणा पुलिस की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और इसका जो आपके DG हैं
वर्तमान में उनका नाम प्रशांत कुमार अग्रवाल है और ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखना आप लोग। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल के करंट अफेयर में किसी कारणवश नहीं करवा पाया था, तो कल और आज ये दोनों को ही मर्ज हैं आपके। सूर्य के बाद कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे पास में है, ये आपके लिए सवाल है। अल्फा सेंचुरी, ओरियन, उर्सा मेजर और इसके अलावा सीरियस। तो बताइएगा आप लोग इस करंट अफेयर के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। और के अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल है स्टार आईक्यू एजुकेशन, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों हम लोग आज रात को पढ़ने वाले हैं पूरे मई महीने के हरियाणा करंट अफेयर। तो आज रात को आप लोग सही रात को 9:15 साढ़े 9 बजे हाजिर हो जाइएगा, जिसमें हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पूरे मई महीने के हरियाणा करंट अफेयर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।